अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि हम डोगरे जो हैं हमने शिवलरी तो बहुत दिखाई है, वैलर्स एंड ऑल, वो भी खैर हम नहीं जानते। जनरल जोरावर, जनरल भूप सिंह, जनरल बाज सिंह, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, इन लोगों की हमने बात फॉर दैट मैटर। तो सारों ने ये क्या किया कि उन्होंने एक ऐसा कहानी बनाई कि महाराजा हरि सिंह को हमने आउस्ट करना है। तो उस चक्कर में लिखने पढ़ने वाले सारे वही थे। तो किसी ने कुछ भी बोला, इसी बीच इन्होंने क्या किया, फिरोजपुर में जाकर अंग्रेजों पे लाइन क्रॉस करके, जो 1809 की ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी, जिसके मुताबिक उनके साथ थी कि ये लाइन सतलुज नहीं क्रॉस करेंगे, इन्होंने जो आए थे उनको यही इंसेंटिव दिया था कि जो सोना औरतें पहनती हैं वो अलॉन्ग विद फीमेल्स ऑल योर्स, तो वो आपकी हैं। तो अदरवाइज वो कोई इस्लाम के लिए नहीं आए थे वो। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव था कश्मीर में वो करना, तीसरा था महाराजा को कैप्चर करना, चौथा था मकबूल शेरवानी को कैप्चर करके जिन्ना के पास लेके जाना जी। ठीक है, वो भी क्योंकि उसने जिन्ना पर जूतों का हार पहनाया। नेगोशिएट विद द इंडिया कि भाई इंस्टेड ऑफ बीइंग फुली पार्ट ऑफ यू, कैन वी हैव कंसिडरेशंस ऑन कि हमारी जो एरियाज हैं वो इसके साथ लगते हैं, यहाँ आप ले लो या हमें दे। नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। बहुत देर से एक मांग थी जम्मू कश्मीर के लोगों की, खासकर जम्मू के डोगरों की, कि महाराजा हरि सिंह के दिवस पर, उनके जन्मदिन पर एक छुट्टी दी जाए। बहुत लंबा समय लगा इस मांग को पूरा होने में। आखिर महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर उनको छुट्टी दी गई। महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर छुट्टी देने के बाद बहुत सी चीजें सामने आई। जम्मू कश्मीर का इतिहास जो दब के रह गया था, लेकिन मैं समझता हूं, मैं मुबारकबाद देता हूं युवा राजपूत को, खासकर उन्होंने जो महाराजा के लिए छुट्टी के लिए जो स्ट्रगल किया, उसके साथ साथ जो डोगरा इतिहास भी सामने आने लगा। नई पीढ़ी जो महाराजा के बारे में बहुत कम जानती थी, और सबसे बड़ी बात है, हमारे इतिहासकारों ने कहीं उन्हें विलन बनाने की कोशिश की तो कभी महाराजा बनाने की कोशिश की। महाराजा हरि सिंह का इतिहास जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ा है और जम्मू कश्मीर का इतिहास बहुत पुराना है। उसे ना तो किसी ने समझने की कोशिश की गई, ना उसके बारे में कोई ऐसी बात की। जब भी जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो जितने भी विदेशी ऑथर हैं, जितने बाहर के राइटर हैं, उनका रेफरेंस दिया जाता है। और दुख की बात यह है कि हमारी यूनिवर्सिटी भी उन्हें रिकॉग्नाइज करती है। जम्मू कश्मीर का इतिहास क्या है, असलियत क्या है, उसके बारे में आज कुछ जानकारी हम आपको देंगे। हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सागर साहब के बारे में बताऊं, मैं ये आर्मी में भी रहे हैं और इसके साथ साथ जहाँ तक जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में बात करें, बहुत कुछ लिखा है उन्होंने, बहुत रिसर्च की है। आज उसी रिसर्च का कुछ हम फायदा उठाते हैं। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ, जिस इतिहास को लेके, जम्मू कश्मीर के इतिहास को लेके, उस विलय को लेके इतना बड़ा ड्रामा हो रहा था, इतनी बड़ी बात चल रही थी, सिर्फ एक छुट्टी की मांग की थी ना, छुट्टी की मांग के पीछे पीछे बहुत सी बातें सामने आनी शुरू हो गई। हकीकत में क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि वो कहते हैं कि इफ द किंग ऑफ जंगल डिड नॉट हैव गुड स्क्राइब्स, यानी कि जंगल का जो राजा बादशाह है, अगर उसके बाद लिखने वाले लोग अच्छे नहीं थे, तो जब भी कभी हिस्ट्री लिखी जाएगी इट विल ऑलवेज फेवर द हंटर, यानी कि जो जीतता है उसी के फेवर में हिस्ट्री लिखी जाती है और जो हार जाता है उसके फेवर में कोई नहीं बात करता। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि हम डोगरे जो हैं हमने शिवलरी तो बहुत दिखाई है, वैलर्स एंड ऑल, वो भी खैर हम नहीं जानते। जनरल जोरावर, जनरल भूप सिंह, जनरल बाज सिंह, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, इन लोगों की हम भूल ही गए इनको। तो हुआ क्या कि इन अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समय 47 में ऐसा आया कि जब जम्मू के लोगों पे सारे ही भारी पड़ गए, चाहे वो नेहरू सपोर्टिंग शेख अब्दुल्ला थे, या इवन जिन्ना थे, या ब्रिटिश थे, या अमेरिकन थे फॉर दैट मैटर। तो सारों ने ये क्या किया कि उन्होंने एक ऐसा कहानी बनाई कि महाराजा हरि सिंह को हमने आउस्ट करना है। तो उस चक्कर में लिखने पढ़ने वाले सारे वही थे। तो किसी ने कुछ भी बोला उसको मान लिया गया। तो अभी एक समय ऐसा आया है कि हमें लग रहा है कि भाई 75 साल जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है मोदी जी की तरफ से, और मोदी जी ने 370 जो हटाया है, उससे डोगरों को थोड़ी सी, मैं कहता हूँ, लीज ऑफ लाइफ मिली है, उससे थोड़ी सी बोलने की चाह मिली है और कुछ बोलना शुरू किया है।
तो पहले उन्होंने जब शुरू किया कि छुट्टी चाहिए, महाराजा तो अच्छे आदमी थे और उनको पोर्ट्रे किया गया है बड़े बुरे तरीके से। जैसे अभी आपके जयराम रमेश ने क्या बोला है कि गिव मी सम लिटरेचर विच पोर्ट्रेज महाराजा एज अ गुड मैन। आई मीन व्हाट आर यू टॉकिंग यार, आई मीन लिटरेचर की कोई कमी नहीं है, मतलब कि कम है और उसको यूलोजाइज नहीं किया गया, उसको सामने निकाला नहीं गया। तो उस चक्कर में जब इन्होंने छुट्टी मांगी तो पहले दिन क्या हुआ था, अगर आपको याद है, तवी पार्क पे पहले दिन पुलिस ने डंडे चलाए थे जी। फिर दूसरे दिन आगे बताया गया है, उनको समझ में आई कि ये जो बातें कर रहे हैं ये इट मींस बिजनेस। और ये जो आपके डिविजनल कमिश्नर और जो भी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने जाके, मैं नहीं बोलूंगा माफी मांगी, बट वो जाके उन्होंने बातचीत करी। मींस समय बदल गया। फिर बातें निकलनी शुरू हुई कि महाराजा की अच्छाइयां क्या हैं, छुट्टी क्यों चाहिए। और मजेदार बात आपको मैं ये बताऊं कि डोगरों के लिए जो विक्ट्री थी, 13 जुलाई की छुट्टी कैंसिल की गई। जी जी। 8 दिसंबर शेख अब्दुल्ला के बर्थडे की छुट्टी कैंसिल की गई और फिर ये छुट्टी दी गई और विलय दिवस की छुट्टी दी गई। तो ये बहुत बड़ी बातें तब हुई कि जब एक्चुअल हिस्ट्री जो है वो कहीं से जो दबी हुई थी वो बाहर निकल के फैक्ट्स आने शुरू हुए। तब उनको रियलाइज हुआ कि महाराजा हरि सिंह तो बहुत ग्रेट आदमी थे। उन्होंने कितनी सी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की। 20 साल की उम्र में वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था। 1923 में हेड ऑफ द काउंसिल, जो महाराजा प्रताप सिंह को एडवाइस करती थी। और 1925 में महाराजा प्रताप सिंह की डेथ के बाद 1926 में फरवरी में एक्चुअली गद्दी उन्होंने असली संभाली। उसके बाद उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, उन्होंने बेगार लेबर समाप्त की। जो आपके दलित थे उनके लिए सारे मंदिर खोले धर्म ट्रस्ट के। ये गांधी जी ने भी उस वक्त नहीं किया हुआ था। हरिजनों की जो बात कर रहे हैं, जो एजुकेशन थी बच्चों की, स्पेशली गर्ल एजुकेशन, वो कंपलसरी की। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स बनाए, कितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बने, कितनी सारी जगहें बनी, लोगों को स्कॉलरशिप दी गई। जो ये आपके शेख अब्दुल्ला कहते हैं कि हम एमएससी करके आए थे दिल्ली से, जामिया से, तो वो जो कौन सी स्कॉलरशिप थी वो महाराजा की दी हुई थी। जो आके उन्हीं के अगेंस्ट वो बोले, वो बात अलग है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें थी जो समझ में आई। यानी कि इसको कहते हैं रेस्टोरेशन ऑफ हिस्ट्री। प्रॉब्ली उसकी जो रीडिस्कवरी हो रही थी, जो शायद जम्मू में अब शुरू हो गई। ये महाराजा गुलाब सिंह के बारे में बात करते हैं तो ये कहते हैं जी उन्होंने 48 लाख कितना दिया था उस वक्त, उस महाराजा रणजीत सिंह को, जम्मू कश्मीर को खरीदा था पैसों लेके। इसमें क्या सच्चाई है, इसमें क्या चीज सामने आती है? देखिए ये जो वर्ड है ना, खरीदा था, ये भी कश्मीरी भी बोलते हैं जी। वो 75 नानकशाही रुपीज की बात थी, तो कहते हैं इतने हमारी पॉपुलेशन, तो हमारा एक एक आदमी इतने रुपए का बिका। इट इज ऑल नॉनसेंस एंड प्रोपेगेंडा। हुआ क्या था कि महाराजा गुलाब सिंह ने, जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई थी, उसके बाद उनके भाइयों का कत्ल कर दिया गया, दोनों का, भतीजे का कत्ल कर दिया। लाहौर के दरबार में एक एनार्की थी। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको कि एनार्की किस किस्म की थी। एक उनके फाइनेंस मिनिस्टर होते थे फकीरुद्दीन अहमद जी, फाइनेंस मिनिस्टर इज अ बिग मैन। उनके बेटे को नौकरी दिलवानी थी लाहौर दरबार में। तो उन्होंने जो अपने जो दलीप सिंह थे, जो महाराजा के सक्सेसर थे, जो छोटे बच्चे थे, तो उनकी मदर को, रानी जिंदा को बोला कि देखिए मेरे बच्चे को नौकरी दिलवाइए। तो उन्होंने बोला, उनके भाई थे जवाहर सिंह, ये जवाहर सिंह को पूछिए, जवाहर सिंह कर देंगे। यानी कि रानी जिंदा डिफैक्टो रूलर थी, जो दलीप सिंह छोटे थे। तो वो जो उन्होंने बोला कि जो करना है मेरा भाई करेगा, क्योंकि भाई खास आदमी होता है। अब भाई को उन्होंने बोला, मान लो फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहा है ये, भाई को बोला, वो बोलता है ये मंगला करेगी, और मंगला एक तवाइफ थी जो उसकी रखैल थी। तो लाहौर दरबार में जो डिसीजन होता था वो उसके हुक्म से चलता था। अब ऐसी सिचुएशन में जब उनके दोनों भाइयों को मार दिया गया, भतीजे को भी मार दिया गया एक षड्यंत्र के तहत, तो वो क्या करते हैं? तो उन्होंने, उसके बाद इन्होंने क्या किया, महाराजा को बोला कि हमें हमारी आर्मी को जो सैलरी देनी है, आपका इतना शेयर बनता है, आप दीजिए। तो महाराजा गुलाब सिंह बोला मैं दूंगा, बट मगर पॉइंट यह है कि सारे जो बाकी 22 मिसलें हैं वो भी देंगे, तो उनको मनाइए। इसी बीच इन्होंने क्या किया, फिरोजपुर में जाकर अंग्रेजों पे लाइन क्रॉस करके, जो 1809 की ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी, जिसके मुताबिक उनके साथ थी कि ये लाइन सतलुज नहीं क्रॉस करेंगे, इन्होंने कर दिया। तो उन्होंने बोला कि आप हमारी मदद करिए अंग्रेजों के। उन्होंने बोला नहीं, गलत बात है, ये बात सही नहीं है, आप इसको मत करिए। मगर उनकी बात नहीं मानेगी। फाइनली अंग्रेजों ने अटैक किया, एंग्लो सिख वॉर हुई, और ऑब्वियसली लाहौर दरबार ने हारना था वहां पे। अब किस मुंह से महाराजा गुलाब सिंह उनकी मदद के लिए जाते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, जबकि उनको बता रहे हैं कि अंग्रेजों के साथ संधि करिए, पीस टॉक्स करिए। तो वहां पे वो हारे।
उन्होंने इनको बोला 1 करोड़ नानक शाह की शाही रुपीस की इंडेमनिटी मांगी, जो लाहौर दरबार के पास नहीं थी। तो अब वो क्या करते हैं, तो महाराजा गुलाब सिंह ने बोला कि देखिए मैं इंडेमनिटी देने को तैयार हूं। उन्होंने ऑफर की थी कि कश्मीर का एरिया आपको हम देते हैं। तो उसके उन्होंने बोला 1 करोड़ तो मैं दे नहीं सकता, 75 लाख मैं करता हूं। अब इसमें 11 लाख रुपए थे जो महाराजा गुलाब सिंह ने वैसे भी लाहौर दरबार को देने थे, वो भी इसी में एडजस्ट किए। तो इसलिए वो बोलते हैं कि पैसा हमारा आपने नहीं दिया, वो 11 लाख रुपए थे। बाकी फिर कुछ इलाके थे चंबा के, नूरपुर के, ये वाले थोड़े से रियासतें महाराजा गुलाब सिंह का, ये आप अंग्रेजों के, आप पंजाब, क्योंकि उस वक्त वो हिमाचल नहीं पंजाब ही था, तो आप पंजाब में इसको ले लीजिए, तो मेरी जो फिगर 75 की है ये मैं मैनेज करता हूँ। तो वो इंडेमनिटी दी थी और ताकि उसका कंट्रोल लेने के लिए। तो ये कहना कि बेचे खरीदे, आई थिंक दैट इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। और ये जो इंडेमनिटी है ये वर्ल्ड ओवर फिनोमेना है, ये यहाँ पहली बार नहीं हुआ। जहां कहीं भी विक्टर जाता है वो हारने वाले से लेता है इंडेमनिटी। तो उस सिचुएशन में ये बात बनी। पीटर साहब, एक बहुत चर्चा जो इन दिनों में चल रही है वो यही है कि विलय को लेकर महाराजा हरि सिंह की बात, उनके साथ जवाहरलाल नेहरू उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ उनको मना कर दिया, उसको जाने दिया, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भेजा, उसने उन्हें मिला नहीं, उन्होंने कहा महाराजा बीमार है, जब मिलना चाहते। ऐसी चीजें जो सामने आ रही है, हकीकत क्या है इसके पीछे? नहीं देखो, हकीकत सिर्फ यही है कि महाराजा की, जैसे ये मैं भी क्वेश्चन करता हूँ एज एन आर्मी मैन, कि महाराजा की फौजों के जो थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्कॉट, जनरल स्कॉट, ये आज यहाँ पे उस्मान क्लब है जम्मू में, ये उनका ऑफिशियल रेजिडेंस होता था। तो वो चले गए अपनी, बोले कि मैं चूंकि अभी इंडिया आज़ाद हो गया है तो मैं वापस जा रहा हूँ। तो उन्होंने अपनी डेट रखी कि मैं 1 अक्टूबर को आई विल हैंड ओवर। तो उन्होंने वो जो कमांड थी फोर्सेस की वो हैंड ओवर की ब्रिगेडियर राजेंद्र को। बट 1 अक्टूबर तक बहुत कुछ हो चुका था। सारा जो 22 अक्टूबर का जो इन्वेजन था वो सारा प्लान हो चुका था। 20 अगस्त को उसका ऑफ ऑर्डर साइन हो चुका था। बनूर ब्रिगेड कमांडर थे ब्रिगेडियर मरे, उनको ऑफ ऑर्डर दिया जा चुका था, उनको बताया जा चुका था कि मेजर जनरल अकबर खान या उस वक्त कर्नल अकबर खान या ब्रिगेडियर अकबर खान ड्यूरिंग द ऑपरेशन बने, वो आपको कैसे मदद करेंगे, कैसे वो मेजर अनवर उसको लीड करेंगे, कौन सा लश्कर कहाँ से जाएगा, कितने बंदों का होगा, कहाँ कहाँ उनके तिथवाल, बारामूला, देन गुलमर्ग, फिर उसके बाद नीचे भिम्बर में, अपने मीरपुर में, उधर पूछे जोजिला में, यानी कि सारी प्लानिंग जो थी वो हो चुकी थी। तो महाराजा की जो हेडक्वार्टर था श्रीनगर में, दशहरे का दरबार चल रहा था, जब 22 तारीख को खबर आती है एक रेडियो सेट के ऊपर कि यहाँ पे सब कुछ तबाह हो गया और अगली बात आती है कि शायद इसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वो कर्नल नारायण सिंह का आदमी था जो फोर्ट जैक के सीईओ थे। तो फोर्ट जैक को एक दिन पहले दशहरे की उन्होंने छुट्टी दे रखी थी। तो सारे जो मुस्लिम ट्रूप्स थे, हिंदू ट्रूप्स थे, तो सारी ड्यूटीज जो थी, दशहरे का फंक्शन था तो सारी की सारी ड्यूटीज मुस्लिम ट्रूप्स ने ले ली थी और हिंदुओं को रिलीव कर दिया था। हो सकता है वो दारू दूरू पी के अपना दशहरे की मना रहे हो, रात को रातों उनका कत्ल कर दिया गया। तो वो सारे बागी हो गए और यहाँ पे उन्होंने बताया। तो उस वक्त पहली खबर आती है 22 शाम को जी। उसके बाद महाराजा को बड़ा दुख होता है, वो वर्दी पहन के, आफ्टर ऑल महाराजा वाज आल्सो लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ द रैंक, और उसके अलावा ब्रिटिश जो वॉर कैबिनेट थी हेडेड बाय विंस्टन चर्चिल, वो उसके मेंबर थे, ए वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर। सो ही सेड ओके, नाउ दैट यहाँ पे हमने कोई ट्रूप्स हमारे पास है नहीं है, तो आई विल गो टू द बैटलफील्ड। तो दैट इज द टाइम जनरल राजेंद्र ने, क्या ब्रिगेडियर राजेंद्र ने बोला आप नहीं, मैं जाऊंगा, तो मैं जाके आपको बताता हूँ। तो कहते हैं उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, बारामूला में वहाँ पहुंचे, ओले गिर रहे थे, ठंड थी। तो एनीवे वो 23 को मॉर्निंग में जब उन्होंने गढ़ी में देखा, कांटेक्ट हुआ, वो बैटल ऑफ गढ़ी पूरी लड़ाई थी, तो उसको कैसे रोका कैप्टन पृथ्वी सिंह ने। तो जनरल ब्रिगेडियर राजेंद्र ने आगे महाराजा को सवेरे खबर दी कि आप, ये हालत है, 6000 जो पाकिस्तानी लोग हैं आ रहे हैं हमारी तरफ, तो आप इंडिया से मांगिए, मदद मांगिए। तो फिर वो दौर चला इंडिया को बोलने का। वहाँ नेहरू जी बोल रहे हैं नहीं जी हम आपसे बाद में बात करेंगे, तो आपने अभी हम आपसे बात नहीं करेंगे। विंस्टन चर्चिल बोले हैं कि इंडिया JNK अभी इंडिया के साथ ज्वाइन नहीं किया हुआ, तो हम किस तरीके से आपकी मदद करें। तो और फिर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे लॉकहार्ट, वो बोले मेरे पास इतनी फोर्स है नहीं। तो फिर वो बोला गया कि आप यहाँ से मंगाइए, वहाँ से मंगाइए, डिकोटे कटे, मीन सारा कुछ हो गया। फाइनली 24 शाम को VP मेनन को बोला गया कि आप जाकर के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा से लाइए। उन्होंने महाराजा को बोला कि आप जम्मू जाइए, कि अगर ये रेडर पहुंच जाएंगे तो ये आपको कैप्चर कर लेंगे, आपको असैसिनेट कर सकते हैं और आपसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जबरदस्ती साइन करा सकते हैं। तो इसलिए महाराजा साहब भागे नहीं। और मेहरचंद महाजन जो उनकी किताब है लुकिंग बैक, वो लिखते हैं कि उन्होंने VP सिंह ने उनको बोला कि भाई आप भी मेरे साथ दिल्ली चलिए।
तो मेहरचंद महाजन ने बोला अगर मैं भी चला गया तो बोलेंगे डोगरे भागे यहाँ से, तो मैं खड़ा होकर इनको कर रहा हूँ। बाय द वे उस वक्त शेख अब्दुल्ला वहाँ नहीं थे, वो इंदौर भाग चुके थे जी। जो लोगों को पता नहीं है कि शेख अब्दुल्ला ने वहाँ पे किया। बट एनीवे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस यानी कि आर्म्स ग्रुप्स इकट्ठे किए जो बाद में काम आए, उस वक्त नहीं थे। तो इस तरह के इवेंट्स चले। फाइनली उन्होंने साइन किया जम्मू में आके और वो गए। वहाँ से अगले दिन फौजें आई और इंडिया की जो फौजें लैंड करी और तब तक ब्रिगेडियर राजेंद्र मार्टरडम हो चुका था। यानी कि 27 तारीख सुबह 2 बजे, रात के 26-27 रात को 2 बजे वो जा चुके थे। और जब सवेरे वहाँ पे विंग कमांडर भाटिया, एयर कमांडर मेहर सिंह, अपने केपी सिंह दे जब ये यहाँ लैंड करने आए तो उनको पता नहीं था नीचे क्या है। उन्होंने पहले बोला ऊपर से पास करके देखते हैं, फिर ऊपर से लैंड करके थोड़ा सा चला के फिर टेक ऑफ करके देखते हैं। यानी कि उन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया और एक इंडिया की एक पहली बटालियन 1 सिख को लैंड कराया, फिर 4 कुमाऊं को लैंड कराया, फिर ब्रिगेड स्ट्रेंथ करी एंड दे डिड अ गुड जॉब। नो द पॉइंट हियर इज कि अगर ब्रिगेडियर राजेंद्र की वो जो फोर्स थी या महाराजा ने जो ऑर्डर हिस्टोरिक ऑर्डर दिया था, यू आर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह इज हियर बाई कमांडेड टू होल्ड उड़ी ब्रिज एट ऑल कॉस्ट टिल द लास्ट मैन। और ये कैप्टन ज्वाला सिंह लेके गए थे ऑर्डर ब्रिगेडियर राजेंद्र के लिए और उसका अगली वर्ड थी इफ ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह इज नॉट कंटैक्टेड कैप्टन ज्वाला सिंह इज गिवन ऑर्डर इज कमांडेड टू होल्ड उड़ी ब्रिज एट द लास्ट मैन एट ऑल कॉस्ट। तो ये ऐसे वाले ऑर्डर किसने कहाँ देने थे? और वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, वो भी कह सकता था कि मेरे पास 6 अफसर हैं, 3 अफसर हैं, वो आगे जाके लड़े, मैं पीछे हेडक्वार्टर बनाता हूँ। और वो खुद लड़ा। जब सब कुछ खत्म हो गया कहता आप जाओ इवैक्यूएट करो, मुझे यहाँ छोड़ो। दोनों टांग जख्मी कि मुझे उठा के कलवर्ट पर रखो, मेरे को एक LMG दे दो, मैं फायर करता हूँ, दुश्मन को रोकता हूँ। और वो रोका, इसीलिए वो लैंड कर सके। अगर एयरफील्ड कैप्चर हो गई होती, जो उनका ऑब्जेक्टिव था, एक ऑब्जेक्टिव था कैप्चर श्रीनगर एयरफील्ड, सेकंड ऑब्जेक्टिव वाज जैसे बारामूला में उन्होंने जर और औरत लूटी, वैसे ही कश्मीर में भी करनी थी उनको। जो रेडर्स पख्तूनिस्तान से आए थे उनको यही इंसेंटिव दिया था कि जो सोना औरतें पहनती हैं वो अलॉन्ग विद फीमेल्स ऑल यार्स, तो वो आपकी हैं। तो अदरवाइज वो कोई इस्लाम के लिए नहीं आए थे वो। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव था कश्मीर में वो करना, तीसरा था महाराजा को कैप्चर करना, चौथा था मकबूल शेरवानी को कैप्चर करके जिन्ना के पास लेके जाना। जी ठीक है, वो भी क्योंकि उसने जिन्ना को जूतों का हार पहनाया था उसने बारामूला में। तो ये सब, और साथ में उसके बाद पोजीशन लगी पीर पंजाल के ऊपर। ये जो 6 लश्कर की फौज थी, उधर से नीचे जो मीरपुर वाली थी उसने आना था जम्मू में, और उधर से जो जोजिला वाली थी उसने जाना था लद्दाख में। तो पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर अगर ब्रिगेडियर राजेंद्र की शहादत में, क्योंकि वो 80 किलोमीटर का एरिया है, मैक्सिमम 6-7 घंटे में वो पहुंचते थे। तो उन्होंने सोचा था कि भाई 26 तारीख को जो ईद है उसकी वो हम श्रीनगर में मनाएंगे। पर पहले दिन डिस्पाइट लेइंग ऑल दी डोगराज ऑफ 4 जैक, कर्नल नारायण सिंह ने उनको अपनी एक MMG से मुजफ्फराबाद में ही रोके रखा, आगे नहीं बढ़ने दिया। दूसरे दिन गढ़ी में आगे कैप्टन पृथ्वी सिंह ने रोका। तीसरे दिन ब्रिगेडियर राजेंद्र ने उड़ी का पुल उड़ा दिया। चौथे दिन उन्होंने उनको रोका महुरा में, 5वें दिन रोका बुनियार में, और छठे दिन अपनी जान दे दी जिस दिन वो बारामूला में एंटर किए। ब्रिट साहब, महाराजा के पास 3 ऑप्शन थे, इंडिपेंडेंट स्टेट, पाकिस्तान और इंडिया। 3 ऑप्शन में से वो किस तरफ वो जाना चाहते थे? वो सबसे बड़ी बात यह है कि ये बात जो बार बार सामने आ रही है वो ये आ रही है कि महाराजा की स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी। उनको खतरा था कि जब पाकिस्तान इस पर पूरे का पूरा कब्जा कर लेगा, वो मजबूर होकर उसने भारत के साथ विलय की, या महाराजा पहले से चाहते थे कि भारत के साथ विलय करने के लिए? देखिए, मैं यूनाइटेड नेशन में जब था तो मेरे को एक मेरे चीफ मिलिट्री ऑब्जर्वर थे जल साहब, उनकी सेक्रेटरी थी अमेरिकन जी, मुझे आज भी याद है, उनका नाम था यूजीनिया स्मिथ। तो कुछ बात चली तो मैंने बोला इंडिया लीगली एक्सीडेड टू इंडिया, J&K लीगली एक्सीडेड टू इंडिया। he said no, it was under coercion। मैंने कहा अंडर कोएशन का क्या मतलब होता है? कोएशन हमारे ऊपर हुआ या हमने दूसरों में किया? पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था, डिस्पाइट दैट उन्होंने अपने सारे राशन, एमुनिशन, पेट्रोल, गैस सब बंद कर दिए। तो महाराजा और कमज़ोर हो गए। उसके बाद बोला गया कि भाई वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, बड़ा पॉपुलर है सारे। मैं आपको हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने दर्शकों से भी, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट का जो टेक्स्ट है इट इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट, आज भी पढ़िए। मुझे बताइए कहाँ लिखा है इंडिपेंडेंस वॉज एन ऑप्शन? इंडिपेंडेंस वॉज नॉट एन ऑप्शन एट ऑल। इट्स ईदर इंडिया और पाकिस्तान बेस्ड ऑन विशेज ऑफ पीपल एंड कंटिग्यूटी। ये इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट कहता है।
अब जो जम्मू कश्मीर का इलाका ये स्पेशल था। पहले जब जुलाई में महाराजा ने बोला कि भाई मेरी सियासत जो है, मैंने आपको बताया कश्मीर अगर मिलती है पाकिस्तान से, तो मैं कह रहा हूं कि जो पाकिस्तानी मुस्लिम्स थे वो कश्मीर के हिंदुओं को तो खाएंगे ही खाएंगे। जो आपने देख लिया आज पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज हिंदू सिख्स बौद्ध कितने बचे हैं, वो कश्मीरी मुस्लिम्स को भी नहीं छोड़ेंगे। और उसीलिए 1927 में उन्होंने वो ऑर्डर पास कराया था कि कोई बाहर का आदमी यहाँ जमीन नहीं खरीद सकता, नौकरी नहीं ले सकता, जिसको हम बाद में 35A जानते हैं, जो 370 के साथ बाद में एज ए नेक्स्चर आया था। तो वो महाराजा ने ऑलरेडी कर दिया हुआ था। तो दैट वाज वन कंसिडरेशन। सेकेंड कंसिडरेशन ऑफ ज्वाइनिंग इंडिया, ही न्यू के जो हालांकि मुस्लिम मेजोरिटी है बट सेक्युलर इंडिया में मुस्लिम मेजोरिटी सेफ रहेगी। तो दैट वाज इन हिज माइंड। देन अनदर कंसिडरेशन विच प्रॉब्ली नोबडी हैज टॉक्ड अबाउट, he also probably knew because he's a great statesman. He was member of the British War Cabinet with Churchill. He understood the international affairs और पूरी वर्ल्ड जियो स्ट्रैटेजी समझ में आती थी। उनको पता था कि एक तरफ उनके पास चाइना, तिब्बत और कराकोरम की तरफ से ये सिंकियांग वगैरह है, दूसरी तरफ पामीर के उस तरफ सेंट्रल एशिया है, इस तरफ पर्शिया, ईरान सब कुछ है। तो ये स्टेट की जो लोकेशन है ये इसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन अफोर्ड करती है। और उसके बारे में ही वांटेड टू डिस्कस विद दिल्ली, बट नेहरू वाज जस्ट नॉट रेडी टू टॉक टू हिम। और उसके बाद वो कहते रहे जब तक आप शेख अब्दुल्लाबाद नहीं देंगे हम बात ही नहीं करेंगे। तो इस तरीके से डिले होता गया। और आवाज क्या चली, महाराजा जी एक जोशी की आवाज सुन रहे हैं, जोशी ने बोला जम्मू कश्मीर का झंडा लाहौर में लगेगा। यार महाराजा वॉज ए मेयो कॉलेज एजुकेटेड, आज भी इंडिया का प्रीमियम स्कूल है। ही वॉज एजुकेटेड इन लंदन फ्रांस, ही वॉज गिवन मिलिट्री ट्रेनिंग उनको दी थी देहरादून में, और उनको 1915 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया था J&K फोर्सेस का। जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो एक स्टेट, J&K स्टेट वाज द बिगेस्ट स्टेट इन द कंट्री बाय द वे, 22,000 स्क्वायर किलोमीटर, इवन बिगर देन हैदराबाद। तो उसके बाद उसके वो अगर 15 से लेके 30 साल तक अगर वो चीफ रहा, 20 साल 22 साल वो महाराजा रहा और दुनिया भर घूमता रहा, लोगों से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ये वो बड़े बड़े लोगों से मिलता, अमेरिकन से, रशियन से, सबसे मिलता था। उसको समझ नहीं आती थी, वो जोशी की बात मान के जाएगा, मगर वो सब जगह लिख दिया गया। महाराजा के जोशी ने बोला था बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंस वाज नॉट एन ऑप्शन, ही जस्ट वांटेड टू नेगोशिएट विद द इंडिया कि भाई इंस्टेड ऑफ बीइंग फुली पार्ट ऑफ यू कैन वी हैव कंसिडरेशंस ऑन कि हमारी जो एरियाज हैं वो इसके साथ लगते हैं, यहाँ आप ले लो या हमें दे दो। तो उसमें शायद कुछ स्पेशल कंसेशन ग्रांट हो जाती, बस उतनी सी बात थी मेरे हिसाब से। बाकी कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं। बरियानी साहब, हमारा बहुत बड़ा इतिहास है। जिस तरह से आपने बातचीत की, सचमुच हर डोगरे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमारा इतिहास हमसे छुपाया गया है, असलियत सामने नहीं लाएगी। और आप जैसे रिसर्चर जो हैं, जिस बात की रिसर्च कर रहे हैं, और अब मैं समझता हूँ कि मौका आ गया है कि हमारी जो नई पीढ़ी है उसको हमारे इतिहास के बारे में पता चले। बेट साहब, ये एक बार तो इस पे बात नहीं होगी, इसके लिए मैं आपको फिर एक बार तकलीफ दूंगा। हम महाराजा गुलाब सिंह तक नहीं, उससे पीछे भी जाएंगे। डोगरा इतिहास बहुत पुराना है। मुस्लिम यहाँ पे कैसे आए, किसने उन्हें यहाँ पे बना दी, ये सब डोगरों के इतिहास में है। इन सब चीजों के साथ डोगरा इतिहास, एक लड़का है हमारा अभिमन्यु, ये प्रोफेसर SGS चाणक्य के ग्रैंड सन है, उनकी डॉटर की तरफ से। उन्होंने एक प्रोग्राम किया था डोगरा इतिहास, 10,000 साल पुराना है। अब कुछ एक दो चीज़ें डोगरा इतिहास के बारे में शायद आप भी नहीं जानते होंगे। सिकंदर ने पोरस को हराया, जी जी, ये हिस्ट्री आपको मालूम है। बिल्कुल बिल्कुल। जल जमाल हैं, इन्होंने हमें किस्सा सुनाया कि ये जब स्टाफ कॉलेज कर रहे थे, जब ये 12-14 साल की सर्विस थी इनकी, तो इनके यहाँ पे एक डिफेंस मिनिस्टर आते हैं रशिया के। तो कुछ बात होती है, वो बोलते हैं कि आपकी हिस्ट्री है, अंग्रेजों ने बोला कि अलेक्जेंडर केम और उसने इंडिया को कॉन्कर किया, पोरस को डिफीट किया। पोरस राजा था राजौरी का, जो आपका डोगरा था, नंबर 1। अब ये रशिया के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि एक्चुअल थी, अगर पोरस सिकंदर जीता था तो वो आगे क्यों नहीं गया, चंद्रगुप्त मौर्य की एम्पायर थी, वो वहीं से क्यों वापस गया अगर वो जीता था। अगर वो जीता था तो उसका जो सेनापति सेल्यूकस था, उसने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से क्यों करी, जबकि ये सारी कहानी लूजर करता ना कि विक्टर। बिल्कुल। तो फैक्ट प्रोबेबली इज कि पोरस डिफीटेड सिकंदर एंड सिकंदर डाइड हियर। हो सकता है पोरस भी मर गया हो, दोनों मर गए हो, मान ली हमने बात, पर ब्रिटिश ने आपको क्या पढ़ाया कि ये डोगरा इतिहास है। और उसके बाद जैसे राजा रंजीत देव की तो मैंने बात करी ही करी है। बाकी आप राज तरंगिनी में देखिए, सतीसर
आपको सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज जो शंकराचार्य हैं मंदिर में, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाइए, महाभारत की आपको बहुत कहानियां सुनाऊंगा। आप कोई भी कस्टम, कोई भी कल्चर, चाहे वो द्राविडियंस हो, आप अपने आप को आर्यंस बोल लीजिए, नहीं बोलिए, आप उसकी जो रिसर्च करेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, वो सारी की सारी यहाँ वैली में आई है। बिल्कुल बिल्कुल, सारी की सारी वैली। उसके लिए मैं आपको, तो मैं अब ये आपके माध्यम से सिर्फ, आपने बोला, हाँ। सॉरी काट रहा हूँ आपको, मैं आपके माध्यम से डोगरा यूथ को, डोगरों को बोलता हूँ कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपका कल्चर, आपका हेरिटेज, आपका इतिहास, आपके पुरखे इतने ग्रेट थे जो आपको आज याद करके आपको उसी लॉ में वापस आना है। आपका डीएनए वही है, चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, ये कास्ट वो कास्ट, बेसिकली हम डोगरे हैं, डुग्गर हैं यहाँ पे। और थोड़े से कश्मीरी भाई जो हमारे हैं, मानता हूँ वो सेंट्रल एशिया से काफ़ी सारे आए हैं, उज्बेकिस्तान वगैरह से, तो वो भी, बट हमारे साथ जब महाराजा गुलाब सिंह ने स्टेट बनाई तो सब इकट्ठे हो गए ना। अब मैं मज़ेदार बात बताता हूँ, पीओजेके में 2-3 ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप, जिसमें मैं भी उनके साथ हूँ, और मेरी थोड़ी बहुत उनसे इंटरेक्शन होती है। वो भी मचल रहे हैं कि भाई हमें किसी तरीके से पाकिस्तान से आज़ाद कराओ ताकि हम इंडिया के साथ मिलें, मतलब कि हम एक महाराजा गुलाब सिंह वाली स्टेट बनाएं। जी जी। और ये अगर आप बोलोगे सर आप क्या बोल रहे हो, मुसलमान ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नो। अगर मुसलमान अपना नाम रखता है डोगरा मुशाहिद हुसैन, डोगरा अनवर अली, अगर वो डोगरा लगा के आगे अपना नाम रखता है तो इससे बड़ा प्रूफ और क्या चाहिए कि वो अपने आप को डोगरा मानते हैं। तो ये आपको समझना है, आपको अपने आप में वो चीज़ लानी है, क्योंकि आप में वो काबिलियत है। ये चूंकि पिछले 75 साल में जो भी हमारे साथ हुआ, हालांकि अभी मोदी जी ने ये आज़ादी का स्वर्ण महोत्सव मनाया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल, मोदी जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ डोगरों की तरफ से कि आपने अच्छा काम किया है, 370 हटाई ताकि आज हम कुछ बोलने का काबिल बने हैं। पहले तो हमको बोलने नहीं देते थे, और अगर हम बोलते थे तो कोई सुनता नहीं था। और ये शब्द मेरे नहीं है, ये एक लेजेंड है जम्मू के, जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल 95 साल के हैं, वो बताते हैं, वो बताएंगे कि जब मैं बोलने की कोशिश की तो कुछ सुनने वाला नहीं था। तो ये हमारी हालत थी। तो इसको आज हो सकता है इसको हम एलिवेट करें और अपना जो स्वर्ण इतिहास है वापस लाएं और डोगरा का प्राइड वर्ल्ड ओवर फैलाएं। तो इसके लिए मैं आपको फिर तकलीफ दूंगा। आज मुझे लगता है कि हमारा जो इतिहास है उसकी बहुत से अंश आपने देखे होंगे, सुने होंगे इनसे। तो कोशिश हमारी है इस डोगरा इतिहास का जो और आगे बढ़ाएं हम, फिर इनको तकलीफ दें, जहाँ बुलाएं हम, ताकि अपने इतिहास की जो है, हमारे जो युवा हैं जिन्हें पता ही नहीं है जम्मू कश्मीर का इतिहास का है, उन्हें जिसकी पूरी जानकारी दें। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।